इसमें हमको प्रूव करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी इज़ लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये हमको प्रूव करना है जी। तो देखिएगा, एग्ज़ाम्पल है 19। ए डॉट बी हमने फॉर्मूला क्या बताया, हमने बोला ए डॉट बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा। ठीक है जी। अब अगर मैं यहाँ क्या ले रहा हूँ, ये हम ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है, देखो ए डॉट बी ऑलरेडी हमने क्या बोला था, डॉट प्रोडक्ट हमने बोला था। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, एक स्केलर टर्म होता है। स्केलर टर्म का मतलब क्या है, स्केलर टर्म का मतलब है कोई कांस्टेंट नंबर आता है पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये जो हमने लगाया है इसका मतलब क्या है, मॉडुलस है। मॉडुलस का मतलब क्या हुआ, अगर ये वैल्यू नेगेटिव भी आ रही है दैट मीन्स इट विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ मॉडुलस लगाया तो ये तो है ही मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब रूट में आती है वैल्यू, ऑलवेज पॉजिटिव। ये भी मैग्नीट्यूड है, ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये तो सेम रहेगा। तो मॉडुलस का इफेक्ट किस पे आएगा, कॉस थीटा पे आएगा। यहाँ पे मैं मॉडुलस लगा दूंगा। अब कॉस थीटा हम जानते हैं, कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है ये हमेशा -1 और 1 के बीच में होता है। अगर मैं मॉडुलस बोलूँगा तो मॉडुलस का मीन्स इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव एंड ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। तो अब कॉस थीटा की वैल्यू मैं डाल देता हूँ यहाँ पर। कॉस थीटा की जगह हम लिख लेते हैं, यहाँ पे अगर मैं 1 डालता हूँ तो ये पूरा का पूरा इनइक्वालिटी मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे कर सकते हैं हम इसको, ये हम बोल लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेप में हम बोलते हैं कि ये इसका वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होगा। तो दोनों तरफ हमने इससे मल्टीप्लाई कर लिया, दोनों तरफ हमने इससे मल्टीप्लाई कर लिया, ऐसे हो गया। ठीक है जी। तो उससे क्या बनेगा, ये हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये ऐसे इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। और ये सारा का सारा फर्स्ट इक्वेशन में देखो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो यानी फ्रॉम फर्स्ट मैं क्या लिख लूँगा यहाँ पे, ये ऐसे हो जाएगा, दिस इज़ लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बस कहाँ से रिजल्ट आया, फ्रॉम फर्स्ट, और यही मुझे प्रूव करना था। फिर से सुनिएगा, हमने पहले ए डॉट बी का फॉर्मूला लगाया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये हमने फॉर्मूला लगाया कॉस थीटा। फिर हमने दोनों तरफ मॉडुलस ले लिया, यहाँ पर मॉडुलस ले लिया, तो उसका इफेक्ट सिर्फ कॉस थीटा पे आएगा। क्यों, क्योंकि दीज टू टर्म्स आर ऑलरेडी पॉजिटिव। फिर हमने बोला कि कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है ये हमेशा -1 और 1 के बीच में होता है। तो मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू 1। तो अब आप क्या करो, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी से मल्टीप्लाई कर लो दोनों तरफ। तो उससे लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, लेफ्ट साइड वाला टर्म फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी कैन राइट मॉडुलस ऑफ ए डॉट बी। तो मॉडुलस ऑफ ए डॉट बी विल बी लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यही मुझे प्रूव दैट करना था, बस हो गया क्वेश्चन। ठीक है जी, क्लियर है सभी को। इसके बाद सेम इसी कॉन्सेप्ट पे है क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 20। ठीक है। तो एग्जाम्पल 20 में आपके पास यहाँ से शुरू है। तो हमने बोला था कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी कहीं पे आता है तो वहाँ आप होल स्क्वायर से शुरू कर दो। अगर मैं इसका होल स्क्वायर लगाऊंगा तो क्या आएगा, ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो जहाँ 2ab आएगा वहाँ डॉट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो सिंपल है। फिर जहाँ a डॉट बी है वहाँ पर हम
फिर से फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो क्या हो गया, 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा लिख लिया हमने। अब फिर से हम क्या कह सकते हैं, कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है, हमने अभी डिस्कस किया कि कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, -1 और 1 के बीच में होता है। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर अगर वैल्यू 1 डाल दूँ तो उससे क्या होगा, तो फिर से आप चाहें तो इस पे पहले एक इक्वेशन ले लेते हैं हमने बोला दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन, ऐसे ले लो, इसका होल स्क्वायर। और हमने बोला सिंस कॉस थीटा का जो वैल्यू है इट इज़ ऑलवेज लेस देन 1, तो इसमें आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया, पहले 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये मल्टीप्लाई कर लिया लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है जी। फिर क्या करेंगे, फिर दोनों तरफ आप ऐड कर लो। सर जी बोलो बेटा। सर वो 2 AB से करा है ना मल्टीप्लाई? 2, यस। फिर दोनों तरफ हम इसको ऐड कर देते हैं लाइक दिस, हमने ऐड कर दिया, और सेम यहाँ भी ऐड कर दिया, ऐसे हो गया। ठीक है जी। तो ये सारा का सारा जो लेफ्ट हैंड साइड है फर्स्ट इक्वेशन से किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड की जगह मैं क्या लिख लूँगा, ये बन जाएगा। और यहाँ पर हमने क्या किया, एडिंग बोथ साइड्स इसका होल स्क्वायर एंड इसका होल स्क्वायर, ये हमने दोनों तरफ ऐड किया। तो लेफ्ट साइड पे ये बन गया मेरा, क्योंकि ये सारा का सारा किसके इक्वल है, ये सारा का सारा इसके इक्वल है। एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है जी। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज लेस देन, तो राइट साइड पे एक आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b इस पूरे का होल स्क्वायर। तो यही मुझको प्रूव दैट करना था कि दिस इक्वल्स टू दिस है। तो आप होल स्क्वायर हटाओ, प्रूव दैट में होल स्क्वायर, आप होल स्क्वायर हटाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, दिस इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बस। ठीक है जी। तो फिर से समझिएगा, क्वेश्चन एग्जाम्पल 20 था, पहले हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो हमने बोला था 2ab जहाँ पे आएगा डॉट आएगा वहाँ पे। फिर a डॉट b की आइडेंटिटी ओपन कर ली, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस थीटा। फिर हमने बोला कि कॉस थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है, और इसमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया 2 मॉड ए मॉड बी, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी। तो फिर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इस टर्म को ऐड कर लिया दोनों तरफ, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो जो लेफ्ट साइड वाली टर्म है फर्स्ट इक्वेशन से हमने उसको रिप्लेस कर लिया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ये हमने रिप्लेस कर दिया लेफ्ट साइड को। और राइट साइड पे ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a और b का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ b का होल स्क्वायर, फिर दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, आ गया आंसर। ठीक है जी, सिंपल। अब आ जाओ नेक्स्ट, हम लोग जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आज डिस्कस करने जा रहे हैं ये है क्रॉस प्रोडक्ट। या फिर इसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट बोलें या फिर वेक्टर प्रोडक्ट बोल सकते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। तो दोनों में डिफरेंस है, डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब क्या है, वेक्टर का प्रोडक्ट का मतलब है जो रिजल्ट आएगा एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी।
रिजल्ट हमेशा एक वेक्टर आएगा। डॉट प्रोडक्ट में रिजल्ट हमेशा एक स्केलर टर्म आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में रिजल्ट क्या आता है, एक वेक्टर टर्म आता है। ठीक है जी। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम फॉर्मूले की बात करें, ए क्रॉस बी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्रॉस का मतलब ऐसे होगा, ठीक है। डॉट का मतलब आप लोगों ने देख ही लिया ऐसे होता है। तो क्रॉस का मतलब आप ऐसे लिखेंगे बीच में, जैसे मल्टीप्लिकेशन का निशान होता है। तो ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन देम। और इसके अलावा इसमें एक एन यूनिट वेक्टर भी आता है। मतलब फिगर से समझाएं तो ये हो गया एक ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर, दोनों को टर्मिनल होने चाहिए, दोनों के बीच में एंगल हो गया थीटा। तो ये दोनों पे परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या है, ये है यूनिट वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर है दोनों पर ही, ए वेक्टर पे भी बी वेक्टर पे भी। मतलब आप इसको और अगर अच्छे से समझें, ये समझो जैसे मैंने कहा ये एक प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन में दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। ये दो वेक्टर्स है हमारे पास। तो जो नॉर्मल वेक्टर होगा, एन यूनिट वेक्टर क्या है, दिस इज ए नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल का मतलब ये है जो परपेंडिकुलर होगा। तो यानी पूरे प्लेन पे जो परपेंडिकुलर होगा। जैसे आप रजिस्टर है आपका, आप उस रजिस्टर में दो वेक्टर ड्रॉ कर लो और रजिस्टर पे परपेंडिकुलर, ऐसे जैसे हम कील गाड़ दें एक काइंड ऑफ, या कॉम्पस लगाएं, तो वो जो परपेंडिकुलर है दैट इज़ योर नॉर्मल वेक्टर। तो ये नॉर्मल वेक्टर है, ये ऊपर भी हो सकता है एज वेल एज नीचे भी हो सकता है। ठीक है जी, यहाँ भी हो सकता है एज वेल एज ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये नीचे भी हो सकता है। तो दिस इज़ यूनिट वेक्टर। तो अब यहाँ पर आप बहुत क्लियर होना चाहिए कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज़ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, दोनों पे ही परपेंडिकुलर होगा। कई बार आपके पास बोर्ड्स में ऐसे बोल देगा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन, perpendicular to plane containing two vectors। ठीक है जी, ऐसे भी बोल सकता है। ओके, अब इसी यूनिट वेक्टर की वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी बनता है, क्योंकि आप देखो ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, ये क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दोनों ही क्या है एक स्केलर टर्म है, एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। साइन थीटा भी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो वेक्टर क्वांटिटी किसकी वजह से कन्वर्ट हो रहा है, ये एन यूनिट वेक्टर की वजह से एक वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, सेकंड पॉइंट है, अगर मैं इसमें दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ लाइक दिस, तो ये तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड के अंदर है। साइन थीटा भी एक स्केलर टर्म है, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, दिस इज मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड लेने से ये भी टर्म मैग्नीट्यूड में आ जाएगी। और हमने बोला दिस इज यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम जानते हैं 1 होता है। तो क्या हो गया, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बोलेंगे तो उसमें फिर यूनिट वेक्टर नहीं आएगा। ठीक है। फिर तीसरी बात, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, फर्स्ट और सेकंड को, तो क्या, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा, ए क्रॉस बी आएगा, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी आएगा। और राइट हैंड साइड पे क्या होगा, राइट हैंड साइड पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा कट जाएगा। तो सिंपली क्या बचेगा, एन यूनिट वेक्टर आएगा। तो एन यूनिट वेक्टर हमने क्या बोला, अगर पेपर में हमको बोलता कि फाइंड करिए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, तो मैं ऐसे निकालूंगा उनका क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, और आगे मैं प्लस माइनस लगा दे रहा हूँ। तो प्लस माइनस क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि हमने बोला कि ये आपके पास ऊपर की तरफ भी हो सकता है और नीचे की तरफ भी होगा।
अगर ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव होगा, अगर नीचे की तरफ है तो नेगेटिव होगा। तो ये प्लस माइनस हम लगा देते हैं इसलिए, ठीक है जी। तो यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर मेरे पास ए एंड बी है, फॉर ए एंड बी टू वेक्टर्स, there will be two unit vectors perpendicular to both। दो यूनिट वेक्टर होंगे जो दोनों पे परपेंडिकुलर होंगे। दो यूनिट वेक्टर यानी एक ऊपर की तरफ हो सकता है या फिर नीचे की तरफ हो सकता है, ठीक है जी। फिर आ जाओ फिफ्थ पॉइंट। अब हम बात करते हैं आई क्रॉस आई। जैसे हमने आई डॉट आई बोला था, वैसे ही अगर हम आई क्रॉस आई बोलेंगे तो जो आई वेक्टर है इनके बीच में आपस में एंगल क्या है, थीटा विल बी 0। अगर थीटा दोनों के बीच में 0 होगा तो हमने देखा क्रॉस प्रोडक्ट में कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, साइन थीटा इन्वॉल्व हो रहा है। तो साइन 0 विल बी 0, तो उसकी वजह से आई क्रॉस आई का क्या वैल्यू होगा, दैट विल बी 0। यही वैल्यू जे क्रॉस जे का होगा और यही वैल्यू के क्रॉस के का होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि थीटा आपका 0 है। तो इन जनरल मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि कोई भी दो वेक्टर हैं अगर एक जैसे हैं, ए क्रॉस ए, दोनों सेम वेक्टर हैं, आइडेंटिकल वेक्टर्स, तो उनका जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट बोलूँगा तो इट विल बी 0। ए क्रॉस ए दैट विल ऑलवेज बी 0, ठीक है जी। तो फिर सिक्स्थ पॉइंट ये है कि अगर हम ये बोल रहे हैं ए क्रॉस बी, इसको अगर मैंने पलट दिया, बी क्रॉस ए में लिख दिया, तो ये साइन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, कम्यूटेटिव नहीं होते हैं जैसे डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव होते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि मैंने बोला ये मेरे पास ए और बी दो वेक्टर्स हैं और इनका नॉर्मल ये है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जो भी साइन आ रहा है पॉजिटिव या नेगेटिव, वो नॉर्मल की वजह से आ रहा है। तो अब हमने बोला कि ये जो है अभी अगर ऊपर की डायरेक्शन में है, ये ए है और ये बी है, मैंने इसको पलट दिया तो क्या होगा, पलट देने से ऐसे बन जाएगा, ए इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा, दोनों के बीच में फिर थीटा है। तो अब मैं नॉर्मल वेक्टर नीचे दिखा दूंगा इसका, तो ये क्या होगा, साइन पलट जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बोल दिया तो साइन चेंज हो जाएंगे। फिर ये हो गया। अब देखो, जैसे कि मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, क्वेश्चन लेते हैं कि ए वेक्टर मेरे पास ये है 2i। अच्छा, उससे पहले एक पॉइंट और समझो। सेवेंथ, मैंने अगर बोला i क्रॉस j, तो i और j क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो इसको मैं अगर फॉर्मूला लगाता हूँ तो क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ i मैग्नीट्यूड ऑफ j, और दोनों के बीच में क्या एंगल है, i वेक्टर और j वेक्टर के बीच में i वेक्टर अलोंग x एक्सिस होता है, j वेक्टर अलोंग y एक्सिस होता है। तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर साइन क्या आएगा, साइन 90, और आ जाएगा एक फिर से एक यूनिट वेक्टर। तो ये मेरा 1 हो गया, ये मेरा 1 हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, 1 हो गया। तो कुल मिलाकर के जो मेरे पास यूनिट वेक्टर आएगा i क्रॉस जे, आई क्रॉस जे पे आप फिर से ध्यान दीजिएगा, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ये आई हम बोल रहे हैं, ये हम बोल रहे हैं जे। तो ऐसा जो दोनों पे ही परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब वो हुआ जो तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। तो वो क्या होगा, दैट विल बी के, यानी जेड एक्सिस। आई क्रॉस जे करने से मुझे क्या मिलेगा, यानी ये जो यूनिट वेक्टर है इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा के से। सबको समझ में बात आ रही है ये वाली कि नहीं आ रही है, बोलो जी। आई क्रॉस जे विल गिव यू के यूनिट वेक्टर। अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ जे क्रॉस, यानी ये क्या हो गया, राइट हैंडेड म्यूचुअली परपेंडिकुलर राइट हैंडेड सिस्टम कहते हैं इसको। यानी अगर ये हम कह रहे हैं आई है,
ये जे है, ये के है। तो अगर मैंने बोला आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, तो रिजल्ट विल बी के सिंपली। और मैंने बोल दिया जे क्रॉस के, तो रिजल्ट विल बी आई। अगर मैंने बोल दिया जे क्रॉस के, तो रिजल्ट विल बी आई। और अगर मैंने बोल दिया के क्रॉस आई, के क्रॉस आई बोल दिया, तो रिजल्ट विल बी जे। और सेम यही क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा अगर मैंने ये बोल दिया जे, यहाँ पर आई क्रॉस जे बोला। अगर मैं रिवर्स डायरेक्शन में जाऊँगा, यानी अगर मैंने ऐसे बोल दिया जे क्रॉस आई, तो अभी हमने बोला था कि वो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। इसका आप ध्यान रखिएगा। ऐसे ही अगर मैं बोल रहा हूँ के क्रॉस जे, तो हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, तो माइनस आई हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमने बोला आई क्रॉस के, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस जे हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना। ठीक है जी, क्लियर है सभी को ये पॉइंट? कोई कन्फ्यूजन किसी को? रोशन बोलो बेटा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वैष्णवी ठीक है, यश, यस सर। रोहन क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है। रोशन आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? इसके बाद ठीक है, चलो अब ज़रा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं पहले। जैसे मैंने बोला ए वेक्टर मेरे पास है आई माइनस जे प्लस के, और बी वेक्टर मैं आपको कहता हूँ 2i प्लस जे प्लस 3k हमने बोल दिया। और मैं आपको कहता हूँ ए क्रॉस बी निकालिए, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए अगर मैं ऐसे करता हूँ, सपोज आई माइनस जे प्लस के क्रॉस 2i प्लस जे प्लस 3k, तो ध्यान देना आई क्रॉस आई तो मेरा ज़ीरो हो जाएगा, तो उसको मैं लिखूंगा ही नहीं। तो आई का किसके साथ लेंगे, जे के साथ, और आई का लेंगे के साथ। ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि इसका आई का मैं इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूँ, जो वैल्यू आई वो लिखी। फिर जे का मैं क्या करूँ, इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जे के साथ नहीं होगा, वो वैल्यू लिखी। फिर ऐसे के का लिखा। ठीक है, के का आई के साथ लेंगे, जे के साथ लेंगे, के साथ नहीं लेंगे। तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर हो जाएगा। इससे बेटर क्या होता है, जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हम डिटर्मिनेंट का यूज़ करते हैं। आई जे के ऊपर लिखा फर्स्ट रो में, फिर सेकंड रो में आई, फर्स्ट जो वेक्टर है, ध्यान देना फर्स्ट वेक्टर ए है तो उसके कोफिशिएंट लेके जाएंगे 1 माइनस 1 1। नीचे थर्ड रो में क्या है, जो सेकंड वेक्टर है उसके कोफिशिएंट लेके जाएंगे 2 1 3, लाइक दिस। अब आप डिटर्मिनेंट का सिंपल एक्सपेंशन करेंगे तो छोटा हो जाएगा। क्या, आई लिया तो रो छोड़ दीजिए, आप लोगों को याद दिला दूँ, रो छोड़ देते हैं और कॉलम छोड़ देते हैं। तो 4 एलिमेंट ये बच गए। तो 4 एलिमेंट लिख लेते हैं, कौन कौन से बचे, -1 बचा, 1 बचा, 1 बचा और 3 बचा। ये 4 एलिमेंट बचे। ठीक है जी, मैंने इस रो को छोड़ दिया और इस कॉलम को छोड़ दिया। तो उससे मेरे पास क्या बचेगा, उससे मेरे पास ये 4 एलिमेंट बचे। ठीक है, क्लियर है सभी को? फिर नेक्स्ट हमने क्या लिया, नेक्स्ट हमने लिया जे वाला। तो अब हम जे वाला लेते हैं, तो जब भी सेकंड लेते हैं तो माइनस लिया जाता है। तो अब क्या करेंगे, अब इस बार आप फिर से इस रो को छोड़िए और ये वाला कॉलम छूट जाएगा। तो क्या बचेगा, जो बच गया दैट इज़ 1 2 1 और 3। फिर नेक्स्ट क्या लेंगे, नेक्स्ट हम लेंगे के वाला टर्म। तो ये हमने के लिया, तो इस बार फिर से रो छोड़ दिया और कॉलम छोड़ देंगे। इस बार ये वाला कॉलम छोड़ देंगे हम। तो क्या बच गया, बच गया 1 2 -1 और 1, ये बच गया जी आपके पास। अब इसका एक्सपेंशन करके वैल्यू निकाल लेते हैं। आई, तो इट इज़ -3, 1 इंटू 1 -1 माइनस जे, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, फिर के, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 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 प्लस हो जाएगा 2।
तो वैल्यू क्या आई, दिस इज -4i एंड दिस इज j प्लस 3k। ये मेरे पास आ गया a क्रॉस b। तो क्लियरली आपको नज़र आ रहा है जो रिजल्ट है वो क्या है, वेक्टर है। ये एक नया वेक्टर आ गया, ठीक है। तो ये आप फॉलो कीजिएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट हमने कैसे निकाला है, ठीक है। डिटर्मिनेंट लेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना कि पहले अगर a वेक्टर है तो सेकंड रो a वेक्टर के कोफिशिएंट होंगे। अगर आपने b वेक्टर के कोफिशिएंट ले लिए तो रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वो b क्रॉस a कहलाएगा, a क्रॉस b नहीं कहलाएगा, ठीक है जी, सिंपल। इसके बाद हम लेते हैं एक्सरसाइज या एग्जांपल्स। देखिए ज़रा कुछ, ये है क्वेश्चन, आपको करा है मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b निकालिए, ठीक है। तो हमने पहले क्या डिटर्मिनेंट बनाया, फर्स्ट रो में आई जे के कोफिशिएंट आई जे के लिख लिया, सेकंड रो में a वेक्टर के कोफिशिएंट आ गए 2 1 3, और थर्ड रो में b वेक्टर के कोफिशिएंट आ गए 3 5 -2, और इसको फिर वैसे ही एक्सपेंशन किया जैसे अभी हमने डिस्कस किया। तो ये हमारे पास एक नया वेक्टर आ गया। फिर क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला मैग्नीट्यूड निकालो। तो जो भी वेक्टर आया है उसका मैग्नीट्यूड आपको मालूम है क्या होता है, आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है जी, फेयरली सिंपल। तो मैं कर नहीं रहा हूँ, जस्ट ऐसे ही इसको डिस्कस कर लिया हमने। ये वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच, किस किस के, a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि a प्लस बी और a माइनस बी के साथ है परपेंडिकुलर, ठीक है जी। तो क्या क्या दे रखा है आपको, a वेक्टर आपको दे रखा है, a वेक्टर इज i प्लस जे प्लस के, दिस इज a वेक्टर। और b वेक्टर आपको दे रखा है i प्लस 2j प्लस 3k। ये दो वेक्टर आपको दे रखे। तो सबसे पहले तो आप a प्लस बी निकालिए, a प्लस बी यानी दोनों को प्लस करते हैं तो क्या आएगा, i प्लस आई 2i हो गया, j प्लस 2j 3j हो गया, k प्लस 3k 4k हो गया। ये हो गया a प्लस बी वैक्टर। और इसको हम कोई और वेक्टर नाम दे देते हैं, सपोज हमने बोल दिया लेट इट इज़ c वेक्टर। और फिर निकालते हैं a माइनस बी वैक्टर। तो a माइनस बी क्या, i को i से माइनस किया 0, j को 2j से माइनस करेंगे तो माइनस j हो गया, k को 3k से माइनस करेंगे तो माइनस 2k हो गया। दिस इज a माइनस बी, और इसको हमने एक नाम दे दिया सपोज d वेक्टर। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला है कि यूनिट वेक्टर हमें क्या निकालना है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच। तो जो भी हमने बोला था यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच, तो परपेंडिकुलर टू ईच यानी दोनों पे जो परपेंडिकुलर है मुझे वो बताना है। तो दोनों कौन कौन से, एक वेक्टर सी है और एक वेक्टर डी है, इन दोनों पे मुझे परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। तो परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा, दैट विल बी नॉर्मल वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो क्या होगा, दैट विल बी प्लस माइनस सी क्रॉस डी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्रॉस डी लगाइए आप, ठीक है जी। तो सी वेक्टर आपको मालूम है, डी वेक्टर आपको मालूम है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए अभी हमने बोला क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट बनाइए, पहले आई फिर जे फिर के, ये लिख लिया। फिर सी वेक्टर के कोफिशिएंट्स 2 3 4, एंड फिर डी वेक्टर के कोफिशिएंट्स -1 माइनस, अच्छा जे वाला टर्म, अच्छा जे वाला टर्म है, आई वाला टर्म नहीं है, तो इट विल बी आई नहीं है तो 0, जे है तो -1 और के है तो -2, लाइक दिस, ऐसे आगे सी क्रॉस डी। अब इसका आप एक्सपेंशन करो, तो कैसे करेंगे, पहले आई लिखा तो रो छोड़ दो, पहला वाला, पहला रो छोड़ दिया और पहला कॉलम छोड़ दिया, ये छूट जाएंगे। तो जो 4 एलिमेंट बचे इसको मल्टीप्लाई करो, पहले दिस फिर माइनस दिस, तो -6, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4। फिर नेक्स्ट जो हम लेंगे, नेक्स्ट हम लेंगे सेकंड, सेकंड क्या है, जे, तो जे वाला,
तो उसके लिए आप क्या छोड़ देंगे, उसके लिए अब आप सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए। तो जो 4 एलिमेंट बचे उनको इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट जब भी आता है तो माइनस लगता है, माइनस जे। तो पहले 2 का करेंगे -2 के साथ तो -4 हो गया, फिर 0 का करेंगे 4 के साथ तो 0 हो गया। फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे के, इस बार आप थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए। तो थर्ड कॉलम अगर हम छोड़ देंगे तो क्या बचेगा जी आपके पास, ये हमने छोड़ दिया, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे हमारे पास। तो पहले 2 का -1 के साथ तो -2 हो गया, 0 का 3 के साथ करेंगे तो 0 ही हो गया। तो इसका वैल्यू क्या आया, दिस इज़ -2i। इसका वैल्यू क्या आया, +4j। इसका वैल्यू क्या आया, -2k। ये आ गया C क्रॉस D। ठीक है जी। अब इसका आप निकालो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ C क्रॉस D। तो क्या होगा, दैट विल बी -2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, -2 का स्क्वायर 4। तो आंसर विल बी 24। तो अब आप यूनिट वेक्टर यानी इस फॉर्मूले में वैल्यू डालिए। तो n यूनिट वेक्टर विल बी -2i +4j -2k एंड डिवाइडेड बाई √24। ये मेरा फाइनल आंसर है जी। आया समझ, 2√6। ठीक है, इसने प्लस माइनस नहीं दिखाया बट प्लस माइनस आएगा, आप लोग दिखाएं तो बेटर रहेगा। ठीक है जी, बोलो जी, आ गया सभी को समझ। फिर से डिस्कस कर रहा हूँ एक बार ब्रीफली कि आपको 2 वेक्टर दिए थे ए और बी। तो पहले क्वेश्चन ने बोला कि उनका a प्लस बी वैक्टर निकालिए और a माइनस बी निकालिए, दोनों की वैल्यू निकाल ली, एक को हमने c माना, एक को हमने d माना। फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट c क्रॉस d निकाला, उनका मैग्नीट्यूड निकाला और c क्रॉस d से उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर लेंगे और आगे प्लस माइनस लगाएंगे, वो आपका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है जी। फिर आ जाओ नेक्स्ट एरिया। अब एरिया के लिए नोट लिखिएगा फिर से, एरिया ऑफ ट्राइंगल with adjacent sides a and b वेक्टर। ठीक है जी, मतलब ऐसे एक ट्राइंगल है इस तरह से और ये उसकी 2 साइड्स हैं, तो उनका मुझे उनका मुझे जो है एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो इन दोनों के बीच में अगर मैं कहता हूँ थीटा है, ठीक है, तो अगर मैं ये ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करूँ तो सपोज दिस इज़ बी साइड एंड दिस इज़ ए साइड, तो क्या होगा जी, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा। इस ट्राइंगल में अगर मैं साइन थीटा लगाता हूँ, कौन से ट्राइंगल में, इस वाले में, इस ट्राइंगल में हम साइन थीटा लगा रहे हैं, तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर यानी हाइट ओवर बेस। तो ऑल्टीट्यूड ओवर बेस बी लिख लेते हैं। तो अगर हम, बल्कि आप इसको एक काम करते हैं, रुको, पूरा ही ट्राइंगल ले लेते हैं। ये पूरा ही ट्राइंगल है, हमें तो पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो इस पूरे ट्राइंगल के लिए हमने बोला साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से ऑल्टीट्यूड आ गया मेरे पास, ऑल्टीट्यूड क्या है, ए साइन थीटा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस विच इज़ बी इंटू हाइट। तो हाइट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हाइट की जगह हो जाएगा बी एंड ए साइन थीटा, यह हाइट हो गया। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो हम ए और बी बोल रहे हैं ये बेसिकली है क्या, बेसिकली दीज आर लेंथ। जब हम बात कर रहे हैं दीज आर लेंथ, तो जब लेंथ है तो यानी हमने बोला था कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है,
मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी हमने बोला था इट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर दिस इज बी और ए का मतलब दीज आर लेंथ, तो लेंथ का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा, तो ये सारा इसके इक्वल है, तो आई कैन राइट लाइक दिस। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी ओवर 2। ठीक है, ये तो तब है जब एडजेसेंट साइड्स मुझे दे रखी है ए और बी। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। तो कुल मिलाकर के फॉर्मूला क्या बना, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज दिस जब मुझे एडजेसेंट साइड्स दे रखी है ए एंड बी। और जब अगर मुझे एडजेसेंट साइड्स नहीं दे रखी हैं, उसकी जगह मुझे क्या दिया है, उसकी जगह मुझे दिया है ये है ए, ये है बी और ये है सी। वर्टिसेस दिए हैं व्हेन vertices are given, vertices of triangle ABC are given। तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, उस सिचुएशन में आप जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो क्या होगा, फिर से एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट। तो एडजेसेंट साइड्स ए बी क्रॉस ए सी ले सकते हैं, ऐसे भी चलेगा, डिवाइडेड बाई 2, या फिर ए बी क्रॉस बी सी बोल रहे हैं, डिवाइडेड बाई 2, ये भी चलेगा। क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो अगर वेक्टर किसी वजह से नेगेटिव आ भी रहा है तो मैग्नीट्यूड लेने की वजह से उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है जी, क्योंकि हम एरिया की बात कर रहे हैं तो एरिया विल बी स्केलर टर्म, मैग्नीट्यूड आएगा उसमें, कभी वेक्टर नहीं आएगा। ठीक है, तो अब आप या फिर आप ये भी ले सकते हैं ए सी क्रॉस बी सी, तो कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि एग्जांपल 24 ले लेते हैं, हमको वर्टिसेस दे रखे हैं ट्राइंगल की और एरिया हमें फाइंड करना है। एग्जांपल 24, दिस इज एग्जांपल 24। तो क्या क्या है वर्टिसेस, ए है मेरे पास 1 1 1, बी है 1 2 3 और सी है 2 3 1। तो अब यहाँ से पहले आप ए से पोजीशन वेक्टर निकालो इसका, ओ ए वेक्टर क्या कन्वर्ट हो गया, दिस इज आई प्लस जे प्लस के। ऐसे ही ओ बी हम निकाल लेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या होगा, आई जे के लग जाएगा जो भी कोऑर्डिनेट है, यानी हो गया आई प्लस 2j प्लस 3k। ऐसे ही आप सी का पोजीशन वेक्टर निकाल लो, तो सी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ सी वेक्टर, दैट विल बी 2i प्लस 3j प्लस k। अब आपको क्या बोला, हमने बोला एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए आप ये लगा लो, ए बी क्रॉस बी सी लगा लेते हैं, डिवाइडेड बाई 2। तो यानी ए बी वेक्टर चाहिए मुझे, तो ए बी वेक्टर क्या होगा, ए बी वेक्टर होगा ओ बी माइनस ओ ए, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी, टर्मिनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ लिख लिया ओ बी माइनस ओ ए, दिस इज ए बी वेक्टर। तो ओ बी का मतलब क्या है, ये है ओ बी वेक्टर। ठीक है, तो क्या होगा, आई प्लस 2j प्लस 3k, इसमें से माइनस कर देते हैं ओ ए वेक्टर, ओ ए इज आई प्लस जे प्लस के, माइनस करके क्या आएगा, आई से आई कट गया, 0 हो गया, 2j माइनस जे तो इट इज़ j, 3k माइनस के इट इज़ 2k। तो ये हमारे पास आ गया ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर के बाद हम निकाल लेते हैं बी सी वेक्टर। तो बी सी वेक्टर क्या होगा जी, दैट विल बी ओ सी माइनस ओ बी, टर्मिनल माइनस इनिशियल। तो ओ सी हमारे पास ये है, इसमें से ओ बी को माइनस कर लो, यानी 2i में से i माइनस करो, तो i आ गया, 3j में से 2j को माइनस करो तो j आ गया, फिर k माइनस 3k करो तो माइनस 2k आ गया। ठीक है, तो अब आप निकालो ए बी
क्रॉस बी सी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट। तो फिर से डिटर्मिनेंट बनाओ, आई, फिर जे, फिर के, फिर ए बी वेक्टर का कोफिशिएंट, तो आई का कंपोनेंट तो है नहीं, तो 0, फिर 1, फिर 2, फिर बी सी का यानी 1, 1 -2, लाइक दिस। ए बी आ गया, बी सी आ गया। अब इनका आप क्रॉस प्रोडक्ट करिए, आई बाहर, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस लगाएंगे, तो -2, फिर नेक्स्ट जे लेते हैं तो माइनस लगता है, फिर ये रो छोड़ दीजिए, ये कॉलम छोड़ देते हैं। तो पहले 0 को इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो 0, 1 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और माइनस लगाएंगे तो -2, फिर के, अब ये रो छोड़ दीजिए, कॉलम छोड़ दीजिए, तो ये 4 एलिमेंट लिए जाएंगे। तो पहले दिस इंटू दिस 0 हो गया, -1 इंटू 1 तो -1 हो गया। तो कितना निकल के आया, दिस इज़ 4i प्लस 2j माइनस के। तो ये तो आ गया मेरे पास ए बी क्रॉस बी सी। अब इसका आप मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, ए बी क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा जी। तो जो भी आई का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो गया, फिर जे का कोफिशिएंट है 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, फिर के का कोफिशिएंट है -1, तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो कितना आया, √21 आ गया। तो अब हमें तो एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वो क्या होगा, दैट विल बी हाफ ए बी क्रॉस बी सी। तो कितना आया, √21, ए बी क्रॉस बी सी का वैल्यू है डिवाइडेड बाई 2, तो इतना स्क्वायर यूनिट्स, ये आप लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट्स जरूर लिखिएगा, ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है जी, क्लियर है सभी को। अब देखिए हमने ए बी क्रॉस बी सी लिया, उसने ए बी क्रॉस ए सी लिया, बट आंसर इज सेम। ठीक है, और वेक्टर वेक्टर भी जो आया वो भी सेम ही आया। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम बात कर रहे हैं, लिख लिया जी सभी ने, हो गया, डन हो गया, आगे बढ़े, कंफर्म करो एक बार। डन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यस सर। इट इज़ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर हम बोल रहे हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम इज समथिंग लाइक दिस, ऐसे है। तो इसके अगर मैं डायगोनल को मिला दूं तो ये मेरे पास दो ट्राइंगल बन गए पैरेललोग्राम में। एक ट्राइंगल मेरे पास ये है, ठीक है जी, और एक ट्राइंगल इसके ऊपर है, ये दो ट्राइंगल हो गए। और इसके एडजेसेंट साइड भी अगर हमें मालूम है ए और बी, तो एक ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा, हाफ, इस ट्राइंगल का एरिया बोलेंगे तो हाफ ए क्रॉस बी। ऐसे ही हमें ये भी मालूम है कि अगर ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा वेक्टर, ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा, तो इसका भी एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया भी सेम हो जाएगा, दोनों का एरिया सेम है। और वैसे भी जो भी पैरेललोग्राम होता है उसमें डायगोनल्स जो हैं उसको दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, तो इसका मतलब एक का एरिया निकाल के ट्वाइस कर दें। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है magnitude of A cross B only, where A and B are adjacent sides। A और B क्या है उसकी adjacent sides। और अगर मान लीजिए वर्टिसेस दे दिया, तो अगर वर्टिसेस दे दिया तो क्या करेंगे, ये मुझे वर्टिसेस दे दिए, ये है A B C और D। तो when vertices A B C and D are given, तो ऐसे सिचुएशन में एरिया क्या होगा, एरिया विल बी
फिर से एडजेसेंट साइड ले लो, ए बी क्रॉस ए डी ले लो, तो इसके मैग्नीट्यूड से आ जाएगा। ठीक है जी, कोई भी दो एडजेसेंट साइड आप ले लीजिए उसके लिए। क्लियर है? तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है इसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बोला है और एडजेसेंट साइड्स आपको दे रखी है, ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, तो आपको एरिया बताना है पैरेललोग्राम का। तो आप क्या करेंगे, ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, सिंपली उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट, ऊपर आई जे के लिखा, नीचे जो है इसके ए वेक्टर के कोफिशिएंट, फिर नीचे बी वेक्टर के कोफिशिएंट, और डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे तो ये आपके पास ए क्रॉस बी वेक्टर आ गया, फिर उसका मैग्नीट्यूड ले लिया। बस, तो यही इसका आंसर है। हमने क्या बोला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, यही बोला। बस यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, सिंपल। फिर एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, ए वेक्टर दे रखा, बी वेक्टर दे रखा, आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालो और उसका मैग्नीट्यूड ले लो, हो जाएगा आपसे। सेकंड क्वेश्चन क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ए क्रॉस बी एंड ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ये एग्जैक्टली ये एग्जांपल है जो हमने किया था अभी ऊपर, यूनिट वेक्टर वाला, ये वाला एग्जांपल। ठीक है, क्या किया था हमने, ए प्लस बी निकाला, ए माइनस बी निकाला, एक को सी वेक्टर मान लिया, एक को डी वेक्टर मान लिया, फिर क्रॉस प्रोडक्ट एंड उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लो, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लेता हूँ। थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, वैसे तो खैर सेकंड भी इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है इफ़ ए यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल पाई बाई 3 विद आई एंड पाई बाई 4 विद जे एंड एन एक्यूट एंगल थीटा विद के, तो हमें फाइंड क्या करना, फाइंड करना थीटा क्या है और यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन क्लियर है? फिर से देखिएगा, क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है कि यूनिट वेक्टर है जो कि एंगल बना रहा है पाई बाई 3 विद आई एंड पाई बाई 4 विद जे, और एक एक्यूट एंगल थीटा बना रहा है विद के। ठीक है जी, तो हमें क्या फाइंड करना है, एक तो थीटा फाइंड करना है कि थीटा क्या है और ए वेक्टर क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने ए वेक्टर एज्यूम कर लिया, हमने बोला लेट ए वेक्टर ये है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये हमने एक ए वेक्टर एज्यूम कर लिया। और क्वेश्चन ने दिया हुआ कि दिस इज यूनिट वेक्टर, क्वेश्चन ने बोला है इफ ए इज ए यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि इसका मैग्नीट्यूड मेरा 1 होगा। ठीक है जी, सिंपल। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो स्क्वायरिंग कर लो, रूट हट जाएगा, तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू मुझे क्या आ गया, 1 आ गया, बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है जी, तो एक इक्वेशन तो मुझे ये मिल गई, ये क्वेश्चन में गिवन था यूनिट वेक्टर है, मैंने बस एक वेक्टर को अज्यूम किया एक्स आई वाई जे जेड के, और जो क्वेश्चन था उसको मैंने फॉलो किया कि इट इज़ यूनिट वेक्टर, तो वहाँ से एक रिजल्ट मुझे मिल गया। अब उसने बोला है कि एंगल दे रखा है आई के साथ, आई वेक्टर के साथ एंगल है पाई बाई 3, तो आई वेक्टर के साथ अगर एंगल पाई बाई 3 है तो मैं यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ए डॉट आई क्या होगा जी, अगर आई के साथ एंगल पाई बाई 3 है तो डॉट प्रोडक्ट अगर लगाएं तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ आई और कॉस थीटा, थीटा मतलब पाई बाई 3, ये बनेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो हमको पता है 1 है, क्वेश्चन ने दिया है यूनिट वेक्टर है, और मैग्नीट्यूड ऑफ आई, आई भी यूनिट वेक्टर होता है तो वो भी 1 हो गया, और कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, तो राइट साइड पे तो मेरे पास आ गया 1/2। लेफ्ट साइड पे ए वेक्टर मेरे पास क्या है, एक्स आई जो मैंने अज्यूम किया है
वाई जे और जेड के, ये मैंने एज्यूम किया है। इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं आई के साथ। तो हमको मालूम है कि आई का जब डॉट प्रोडक्ट लेना है तो आई का आई के साथ ही होगा, जे के साथ और के साथ नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि उसकी वजह से वो ज़ीरो बन जाएगा। तो आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया तो सिंपली क्या मिलेगा? एक्स। तो एक्स का वैल्यू आ गया मुझे 1/2। तो यानी मुझे क्या निकालना था? कंपोनेंट्स निकालने था। तो एक कंपोनेंट मुझे मिल गया, एक्स मिल गया जी। फिर दूसरा कंपोनेंट के लिए भी उसने मुझे दे रखा है क्वेश्चन में कि π/4 एंगल बना रहा है किसके साथ? जे के साथ। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर ले लिया ए डॉट जे, दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ जे एंड कॉस π/4 हो गया इस बार। अब आप फिर से वैल्यू लगाओ राइट साइड पे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मेरा 1 हो गया, ठीक है जी। मैग्नीट्यूड ऑफ जे मेरा 1 हो गया। कॉस π/4 क्या है? 1/√2 हो गया। तो ए डॉट जे मेरा क्या आएगा? ए डॉट जे, अगर ये ए वेक्टर है और ये यहाँ पे जे वेक्टर लगा लें तो सिर्फ वाई के साथ आएगा। ए वेक्टर ये है एक्स आई वाई जे जेड के, इसका डॉट लगाते हैं जे के साथ। तो जे का जे के साथ करेंगे तो सिंपली वाई मिलेगा। तो वाई क्या आ गया? 1/√2 आ गया। सही बात है कि नहीं? तो दूसरा कंपोनेंट मिल गया मुझे। अब तीसरा कंपोनेंट कैसे निकलेगा? तीसरा कंपोनेंट के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि x मुझे पता, y पता है, तो वहाँ से z मेरा निकल जाएगा। तो अब आप z निकालो, पुट करिए x और y को इन फर्स्ट इक्वेशन, तो z आ जाएगा। पुट x एंड y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया 1/2 का स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 1/√2 का स्क्वायर, लाइक दिस। और प्लस में है जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्व करिए। 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, 1/√2 का स्क्वायर हो गया 1/2, प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करके राइट साइड पे ले जाते हैं। तो क्या बनेगा? जेड स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1 + 2 3/4 आएगा, ठीक है जी। और फर्दर सॉल्व किया इनको एलसीएम लेकर के, तो 1/4 आ जाएगा। तो z का क्या वैल्यू आएगा? z का वैल्यू आ गया 1/2। अंडर रूट लगाएंगे, वैसे तो प्लस माइनस आएगा, तो नेगेटिव वाला मैंने रिजेक्ट कर दिया। z कैन नॉट बी -1/2, ठीक है। क्यों रिजेक्ट किया अभी डिस्कस करते हैं इसको। तो कंपोनेंट आ गया, x आ गया, y आ गया, z आ गया। तो फाइनली हम लिख लेते हैं, पहले तो एक आंसर लिख लेते हैं। कंपोनेंट्स आर, कंपोनेंट्स आर, x आया था 1/2, y हमारा आया था 1/√2 और z हमारा आया था 1/2। यही आपको याद हो डायरेक्शन रेशियोज भी कहलाते हैं। तो ये कंपोनेंट्स आ गया। और वेक्टर अगर हम लिखना चाहें तो वेक्टर ए इज क्या होगा? 1/2i प्लस 1/√2j प्लस 1/2k, ये वेक्टर आ गया। तो एक तो क्वेश्चन ने ये बोला था कि कंपोनेंट्स बताइए, क्या क्या बोला था उसने? ए वेक्टर बताइए और थीटा बताइए। तो कंपोनेंट्स हमने लिख लिए। अब क्या निकालना है? थीटा बताना, किसके साथ? के के साथ। तो के के साथ इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फिर लगाओ। ए डॉट के क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ के और कॉस थीटा, ठीक है जी। तो ए डॉट के क्या होगा? ए डॉट के अगर हम करेंगे, ए वेक्टर है 1/2i प्लस 1/√2j प्लस 1/2k, ये है मेरे पास ए वेक्टर डॉट के वेक्टर, ठीक है। और राइट साइड पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो हमें मालूम है, ए क्या है? यूनिट वेक्टर है, तो उसका वैल्यू 1 है। मैग्नीट्यूड ऑफ के भी यूनिट वेक्टर है, तो उसका वैल्यू 1 है। तो राइट साइड पे सिंपली क्या बचेगा? कॉस थीटा बचेगा। अब इसको डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा? आई का जे के साथ, आई का के साथ नहीं लेंगे, आई जे का भी नहीं लेंगे के साथ, सिंपली के का के साथ लेंगे।
तो इट विल बी 1/2 ओनली। तो कॉस थीटा मेरा निकल करके आया 1/2। तो 1/2 का मतलब कौन सा एंगल है? थीटा विल बी 60 डिग्री। ठीक है जी, तो यही मुझे निकालना था कि थीटा क्या है। तो देयरफॉर हम बोल देंगे एंगल विद के वेक्टर इज 60 डिग्री या फिर π/3। ठीक है जी, ये फाइनल आंसर है। अब हमने माइनस क्यों रिजेक्ट किया? हमने माइनस इसलिए रिजेक्ट किया था कि अगर मैं यहाँ पर माइनस ले लेता तो कॉस थीटा नेगेटिव आ जाता। तो क्वेश्चन ने बोला है कि थीटा जो है एक्यूट होना चाहिए। क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि एक्यूट एंगल एंड एन एक्यूट एंगल विद के। तो क्योंकि एक्यूट एंगल है इसलिए z मेरा पॉजिटिव होगा, z नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है जी, क्योंकि क्वेश्चन ने ही बोला एक्यूट एंगल है। अगर मैं यहाँ z नेगेटिव ले लेता तो माइनस आता, उसकी वजह से सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता, और सेकंड क्वाड्रेंट में जाता तो एंगल ऑब्ट्यूज हो जाता। ठीक है जी, क्लियर है सभी को? आ गया समझ? सही भाई, इस क्वेश्चन को वापस रिपीट कर दीजिए। ओके फाइन। देखो पहले तो क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन ने बोला है कि इफ़ ए यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल π/3। पहले तो क्या दिया है, उसने बोला कि ए क्या है, ए इज़ ए यूनिट वेक्टर। तो ए वेक्टर को मैंने एज्यूम कर लिया, और क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया। तो वहाँ से मुझे ये रिलेशनशिप आ गया, एक बात। दूसरी बात, ए वेक्टर π/3 एंगल बना रहा है किसके साथ? आई के साथ। तो हमने ए डॉट आई लगाया, ए डॉट आई लगाया तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ आई कॉस π/3। तो वहाँ से आई का सिर्फ आई के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है, हमें मालूम है, तो सिंपली एक्स आ जाएगा। तो एक्स का वैल्यू मिल गया। फिर उसने बोला कि इट मेक्स एंगल π/4 विद जे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब ध्यान रखना इस बात का। तो ए डॉट जे लगाया तो फिर से कॉस π/4 लग गया। तो वहाँ से सिर्फ y आएगा, क्योंकि j का j के साथ होता है डॉट प्रोडक्ट। तो y आ गया। x और y का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डाल लिया तो z आ गया। z स्क्वायर आया था तो हमने कहा दो वैल्यूज़ हो सकती हैं, ये और ये हमने रिजेक्ट कर दी। तो इसको रिजेक्ट करने का रीज़न ये है क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि k के साथ एक्यूट एंगल है, एन एक्यूट एंगल, ठीक है, विद k। तो फिर k मतलब z आ गया, x आ गया, y आ गया, z आ गया, तो a वेक्टर तो आ गया मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, a वेक्टर आ गया तो मुझे a डॉट k निकाला एंगल निकालने के लिए। तो a डॉट k का मैंने फॉर्मूला लगाया, ठीक है। तो वहाँ से k का k के साथ होगा, और राइट साइड पे मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ k 1 हो गया। तो cos थीटा का वैल्यू आ गया 1/2। तो थीटा वहाँ से निकल गया π/3, ख़त्म, विच इज़ एक्यूट एंगल। अब आया जी समझ में? बोलो। यस सर। चलो ठीक है फिर।